नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हमारा बेहद खास प्रोग्राम रेलेवेंस ऑफ बूस्टर डोज व्हाई व्हेन एंड वूम फॉर। तो इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है। अभी थर्ड वेव हिंदुस्तान में आ चुकी है और जिस तरह से देखा जा रहा है ओमिक्रॉन वायरस ने तहलका मचा रखा है। दिन ब दिन वो इस तरह से चेंज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को कह सकते हैं संक्रमित करता चला जा रहा है कि उससे बचने के लिए क्या हमें बूस्टर डोज की जरूरत है। आज इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में है प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा गंगाराम हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर राघव जी। जी नमस्कार। तो डॉक्टर साहब हम सीधे सीधे पहले यहाँ पर आना चाहेंगे कि हमारे देश में कह सकते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग बच गए हैं हमारे देशवासी जिनको सेकंड डोज भी नहीं लगा है और कुछ चंद ही ऐसे लोग भी बचे हैं जिनको अभी पहली डोज भी नहीं लगी। और बच्चों की खास तौर पे बात करें तो ट्रायल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें भी अलग तरह के मिक्स तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में जो बूस्टर डोज है, खास तौर पे हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें, डॉक्टर्स की या नर्सिंग स्टाफ की या मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की, एमसीडी के स्टाफ की, पुलिस के स्टाफ की, तो इस तरह के जो पैरामेडिकल जो स्टाफ्स हैं, तो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो क्या रेलेवेंस है क्योंकि उन सबको तो पहले ही काफी टाइम पहले उनको दोनों डोज लग चुकी हैं। तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ बूस्टर डोज। See, I think, Raghav, there are two important issues. First of all, we should be clear what does a booster dose mean, and secondly, do we need it? Thirdly, why do we need it? And finally, who and how do we need it? These are the, if we are able to address the question, I think our purpose will be well served. First of all, booster dose means once you have had a primary vaccination, जैसे अगर आपको पहले 2 डोजेस कोविड की, कोविशील्ड या कोवैक्सीन की लग गई है, तो ये माना जा रहा है आफ्टर 6 to 9 months योर एंटीबॉडीज इन द ब्लड, दैट मीन्स योर प्रोटेक्टिव कैपेसिटी अगेंस्ट कोविड विल वीन डाउन विद पैसेज ऑफ टाइम। आफ्टर ऑल हर चीज की मियाद होती है, हर चीज की लाइफ होती है, हर चीज की एक्सपायरी होती है। सिमिलरली एंटीबॉडीज जो आपकी प्राइमरी वैक्सीनेशन ने बनाई वो जिंदगी भर तो रहेंगी नहीं। तो बाहर के मुल्कों में ये देखा गया है कि जो नई आपने वैक्सीनेशन लगाई उसका 6 से 9 महीने के अंदर उसका असर खत्म हो गया है। तो दो चीजें हो सकती हैं कि अगर आपको असर खत्म हो गया और वायरस भी खत्म हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज ए पिक्यूलियर सिचुएशन इन द वर्ल्ड जिसमें कोरोना जाते जाते सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वेव बना के जा रहा है। अब वो म्यूटेट कर रहा है, अपना रंग, अपनी शक्ल, अपने ढाल बदल रहा है। So with this mutating virus, with this changes in the shape and form of the virus, our immune system is not able to detect it and hence protect it against the infection. तो होता क्या है, with passage of time ये वायरस जो है धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है। एक तो इम्यून सिस्टम को एस्केप करता है, दूसरी अगर आपकी एंटीबॉडीज भी लो हो गई हैं तो आपको ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ रही है। पहले हमें इंडिया में हेजिटेंसी थी कि बूस्टर्स की जरूरत नहीं है, पर वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि बूस्टर से आपको प्रोटेक्शन इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं होता, पर एक बार आपको इन्फेक्शन हुआ तो अगर आपको एंटीबॉडीज कम है और बूस्टर नहीं लगा हुआ तो एक आम आदमी से ज्यादा रिस्क होता है। तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि बूस्टर आपकी एंटीबॉडीज को जो पहले बनी हुई थी उसको दोबारा एक लाइफ देता है, दोबारा उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, आपके डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करता है अगर पहले वैक्सीन लगी हुई है। दैट इज अ बूस्टर डोज। व्हाई डू वी नीड इट? बिकॉज द वायरस हैज कम बैक आफ्टर म्यूटेशन। उसने अपने रंग, चाल, ढाल बदल के इट हैज स्टार्टेड अटैकिंग यू अगेन। एंड थर्डली आपकी एंटीबॉडीज भी कम हो गई हैं विद व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द लिटरेचर। हमारे हिंदुस्तान में कोई बहुत अच्छा रोबस्ट डेटा नहीं है, बट लेट्स फॉलो द डेटा व्हिच इज इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उनके मुताबिक अगर आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो गया, आपको वायरस भी म्यूटेटेड आ गया, तो ज्यादा प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है। सो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड
कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो स्पेशली पीपल हु आर वल्नरेबल टू एक्सपोजर, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर आपने अपने शुरू स्टेटमेंट में बोला, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू केयर स्टाफ, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पुलिसमैन, एनीबडी हु कम्स इन कांटेक्ट विद द पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इनको एंटीबॉडी टाइटर जितना हाई होगा उतना ही, अगर वायरस आता भी है ओमिक्रॉन वायरस, तो उसको उतना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना न्यूट्रलाइज कर देगा उतना आपको डेंजरस कम होगा और उतना इन्फेक्शन माइल्ड हो जाएगा। So that is the purpose of giving boosters. Yes, doctor, there is a one question. Does this the Omicron is very dangerous? This question is asking by from Prem Purna. या इसी अगर देखिए, कोई भी इलनेस अगर आप देखेंगे अपनी लाइफ में, कोई भी इलनेस को लाइटली नहीं ले सकते। कहने के लिए कॉमन कोल्ड है, कहने के लिए सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, पर अब देखिए अगर 1% लोगों को भी उससे इन्फेक्शन से रिस्क होता है लाइफ को, या आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो हाउ डू वी नो कि हमारा उस 1% में नंबर नहीं आएगा? और जिसका नंबर उस 1% में आया उसके लिए तो 100% हो गया। उसको ये क्या लेना है कि नथिंग हैज हैपेंड टू द 99%. He certainly cannot rejoice that other 99% has recovered. He will be brooding, he'll be repenting, he'll be getting upset about the fact that he was unlucky 1% who has got infected. And unfortunately, there are no definite ways of knowing who is going to have a major infection, who is going to have a milder infection. There are good parameters to have some guesswork. If you are elderly, if you have diabetes, if you have not been vaccinated, if you have immunocompromised state, if you have underlying cancer, or if you are taking drugs which will suppress your immune response, you are more likely to come down with moderate and severe illness. The more moderate, the more severe illness you have, more likely you will have complication, need for hospitalization, need for ICU, which may culminate in the death. But as I said, you should never take it lightly. Do your best to protect yourself from infection. And once infection has already occurred, which you cannot prevent in spite of all your best effort, as is happening all across the globe, then your antibodies will help you. So do vaccinate, have a booster dose, and keep your guard up. That means do not be lax that this virus is mild, and hence don't think that you should not wear a mask, or once you have an infection, you can keep roaming around freely. That is something which should not be allowed. जी, एक और क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ रहा है, is the quarantine period less than COVID-19 with the Omicron virus? Yes. जिस तरीके से गौरव जी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, जिस मुस्तैदी से ये इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में इट इज टेकिंग रूट्स, तो बहुत लंबा क्वारंटाइन करने से कोई एडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट सीडीसी या इनके सीडीसी ने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो क्वारंटाइन 10 दिन का होता था डेल्टा वेरिएंट में, उसको रिड्यूस करके 5 डेज हो गया। जितनी जल्दी ये वायरस बॉडी में मल्टीप्लाई करता है उतनी जल्दी इसका एक वी शेप कर्व होता है, जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी नीचे आएगा। तो विद इन 5 days, if you have no symptoms, you can get back to work. Only if you continue to have symptoms, should you have more quarantine. Otherwise, a 5 days period of isolation in the absence of symptoms is good enough to be sure that you have got rid of the virus. जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि व्हाई, व्हेन एंड whom, तो हम लोग अगर बात करें कि आपने अभी शुरुआत में बात की है कि किनको दिया जाना चाहिए, खास तौर पे जो हमारे देश में ये अभी तक शुरुआत नहीं हुई है और इसको लेकर के अभी तक सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार सोच रही है और कब तक ये शुरुआत हो सकती है बूस्टर डोज को लेकर के, अगर मैं कहूँ? देखिए, पहले हमारी जो एनटैगी है, दैट इज नेशनल एडवाइजरी टेक्निकल ग्रुप against immunization for COVID-19, that very clearly recommended earlier that there may not be a need for boosters. But the way the virus has been spreading, even in people who are doubly vaccinated, I think our NTAGI has had a relook at it, and fortunately they have allowed the booster doses starting from 10th of January. That is a welcome news. Especially people who have lowering of their antibodies,
all medical and paramedical staff who are the first contact of the patients or attendants or the contacts of the patients suffering from Omicron virus or the COVID virus, and all the military, police, and paramedical staff who are coming in contact directly with the handling of the infected patients, they should have booster dose, so that even once they are likely to come in contact and likely to get infected, they should have enough antibodies so they don't fall sick. Imagine if your medical paramedical community gets sick, there will be nobody to look after. So that is a priority group which should be vaccinated in terms of boosters. The government has allowed, and the policy is also very clear, that if you are more than 60 and have comorbidities, all of you are eligible for boosters. If you are a medical and paramedical personnel, then all of you are eligible for boosters. And even if you are less than 60 and you have comorbidities, I think it is extremely important to have if you are even if you are less than 60 and you have comorbidity, still you can be given a booster, except that you need to have a doctor's recommendation. That is a good news. I think jacking up your antibody levels with boosters, if they are easily available, if it is not cumbersome to get, is a welcome relief, because the higher the level of antibodies in the blood, the more will be your protection, the more will be your neutralization of the incoming virus. The more the virus gets neutralized, lesser will be its effect on the body, and safer will be your lungs, airways, and the whole body in general. ओके डॉक्टर साहब, एक बात मुझे और पूछनी है। जैसे कि अभी आपने कहा कि 10 तारीख से जो है ये शुरुआत हो रही है बूस्टर को लेकर के, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी हाल ही में सेकंड डोज जो है अभी लगवाई है, तो उनको कब के लिए एडवाइस किया जाएगा, या उनको कब तक ये जो बूस्टर डोज है लग सकती है, मिलनी चाहिए? राघव जी, ये जो गवर्नमेंट की स्टिपुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, दे शुड बी एटलीस्ट 9 months गैप बिटवीन योर लास्ट डोज एंड द नीड फॉर बूस्टर्स। तो ये माना गया है कि 9 महीने तक इसका इफेक्ट रहेगा अगर आपको डबल वैक्सीनेशन लगी हुई है। तो अगर 7 महीने पहले वैक्सीन लगी हुई है तो आपको इमीडिएटली नहीं लगेगी। दैट मीन्स यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 2 months टिल यू कंप्लीट योर 9 months। तो अगर आपको रिसेंट वैक्सीनेशन लगी हुई है तो इन एनी केस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बूस्टर, बिकॉज आपको तो अभी प्राइमरी वैक्सीनेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। प्राइमरी वैक्सीनेशन मीन्स 2 doses at a specified interval, 4 weeks for say कोवैक्सीन एंड 8 to 12 weeks फॉर कोविशील्ड। उसके भी महीने 1.5 महीने बाद पीक आती है एंटीबॉडीज की। when you document that you have developed antibody, that is the time when you are said to be protective against the particular strain of the virus for which the vaccination has been given. So if you have recently been vaccinated, obviously there is no need for booster, because you are likely to develop antibody because of the second dose itself. जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और प्रश्न आया, हाउ डिफरेंट इज ओमिक्रॉन देन प्रीवियस कोविड वायरस इन टर्म्स ऑफ लेथालनेस एंड ट्रांसमिशन? देखिए डिफरेंस, आप जो पहला वाइल्ड वायरस कोविड का जो डिस्कवर हुआ था चाइना में, उसके मुकाबले डेल्टा 3 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल था। मतलब अगर वो 1 से 1 को ट्रांसमिट करता था वाइल्ड वायरस, डेल्टा वाज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम 1 to 3 persons, और ये डेल्टा से भी 3 गुना, मतलब ओरिजिनल वायरस से 9 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। अगर ओरिजिनल वायरस जो कि वुहान का वाइल्ड वायरस था, वाइल्ड स्ट्रेन था, अगर वो 1 से 1 को ट्रांसमिट होता था, तो ओमिक्रॉन एक पेशेंट 9 को ट्रांसमिट करता है। तो इट इज हाईली ट्रांसमिसिबल। उसका रीजन ये है कि जब आप ये दूषित हवा जाती है, जब एरोसोल से आप कांटेक्ट से इन्फेक्शन होता है, तो इसकी जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द फूड पाइप, इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इन द ब्रोंकस, दैट इज द बिगर एयरवेज, दैट इज 70 times, 70 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है इनटू द बिग एयरवेज बिफोर लैंडिंग अप इनटू द लंग्स। अगर लंग में चला गया वहां जाके बैठ जाएगा, और अगर विंड पाइप में है तो बाहर आता जाता रहेगा बिकॉज ऑफ द ब्रीदिंग पैटर्न। तो ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है ब्रोंकस में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कि ये जब बाहर जाता है तो huge amount of the virus goes out into the circulation, into the droplets and into the surrounding air, or where it sits as droplet infection or airborne infection, तो जो भी 3 मीटर की विसिनिटी में है उनको इन्फेक्शन होगा। तो दिस इज फार मोर ट्रांसमिसिबल। दैट इज द रीजन, लुक एट द नंबर ऑफ केसेस, 10 lakh केसेस पर डे इन यूएस। यूएस में जो रिकॉर्ड था डेल्टा वेव में, दैट वाज 4.5 lakhs।
उस रिकॉर्ड को इसने ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बीट कर दिया. सेम थिंग इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. फ्रांस में मैक्सिमम केसेस 1 लाख से क्रॉस नहीं हुए डेल्टा वेव में. नाउ 2 लाख केसेस पर डे हो रहे हैं. इट इज हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस. सो द ओनली वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज please do not move out of the houses unless it is needed for earning your livelihood, unless you have a medical emergency. Short of that, just for the leisure, for revenge tourism, for enjoying the holidays, for getting, just homesickness, that is not enough justification for moving out. Keep on wearing the mask, maintain the social distance. This will do much better than the vaccination and the boosters can ever do. डॉक्टर साहब, ये सवाल लिख के भेजा है मयंका कपूर जी ने कि व्हाट अबाउट इफ ओनली सिंगल डोज हैपन, एंड वो कहते हैं कि सेकंड डोज अभी तक नहीं लगी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके अलावा भी कुछ सवाल है, मैं फिर आगे बढ़ना चाहूंगा. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे एलिजिबल अडल्ट्स को बहुत टाइम से क्लियर इनविटेशन दिया है कि आके सेकंड डोज लगवाइए. आई डो नॉट नो व्हाट इज हेजिटेंसी. There are enough stocks. Government of India should be complimented for having done a good job. They have waited and waited and waited and waited for everybody to come and get the second dose. There was no deficiency of the second dose. It was our reluctance, our laziness that we didn't get it done. So still time is there. If you have not get it done, go and get it done tomorrow itself, because these centers for vaccination are open both online as well as offline 24 hours a day. So do not be complacent, do not be hesitant, lest you end up suffering from COVID again. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यहाँ पर आरती सिन्हा जी कहते हैं झारखंड इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर अपार्ट फ्रॉम कोरोना टेस्टेड वन. वेदर दिस इज नॉर्मल फ्लू केस सर, और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, जहां तक सिम्टम्स का ताल्लुक है राघव जी, चाहे फ्लू हो, कोविड हो, कॉमन कोल्ड हो, कोराइजा हो, या कोई भी ऑर्डिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आरएसवी इन्फेक्शन हो, या कोरोना का वेरिएंट हो, सिम्टम तो सेम ही रहेंगे. देखिए, आपको ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या सिम्टम होंगे? कफ होगा, स्नीजिंग होगा, कोल्ड होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा. सिम्टम के बेसिस पे ये कहना कि जी ये बीमारी ये वाली है, इजी नहीं है. इसलिए टेस्ट बने होते हैं. फर्क ये है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है, then you do not isolate yourself from your family members. Whereas if you have COVID infection, certainly you need to be isolated and quarantined. क्योंकि अगर ये कोविड किसी आपके बड़े बूढ़े को, घर वालों को, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को, या प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है, तो उसके जो भुगतान आपको देने पड़ेंगे वो बहुत कॉस्टली होते हैं. तो ये डिफरेंस है. टेस्ट करना जरूरी है. अच्छी बात है कि कोविड नहीं है, कॉमन कोल्ड है, यू कैन स्टे विद एवरीबॉडी एट होम. बट अगर कोविड है, देयर इज नो रीजन for you to be sitting with your elderly and very young children who are both prone to infections. डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है. नूतन मेहता जी नायरोबी अफ्रीका से पूछती हैं कि थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, आफ्टर व्हाट पीरियड टू गेट बूस्टर? You see, the current recommendation from the government of India is after your 9 months after last vaccination, you are due for booster. दैट मीन्स आपको कम से कम 9 महीने पहले जो सेकंड डोज लगी हो, तो इतने गैप तक ये माना गया है कि आपकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, उसके बाद बूस्टर की जरूरत है. देखिए, जब वैक्सीन लगाते हैं ना, तो 2 तरीके की प्रोटेक्शन आती है. एक बी सेल और एक टी सेल से इम्यूनिटी आती है. बी सेल से एंटीबॉडी बनती हैं, जिनको हम चेक करते हैं और कहते हैं कि एंटीबॉडी कम हो गई, इसलिए बूस्टर लगवा लीजिए. एक होती है, इसको बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी. और टी सेल इम्यूनिटी का कोई जरिया नहीं है पता करने का. तो ये मत सोचो कि अगर आपको बूस्टर नहीं लगा तो आपका हालत बहुत खराब है, या बूस्टर लग गया तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है. इट इज जस्ट एन एडिशनल हेल्प to fight the incoming virus, because you cannot prevent the entry of the virus into the body, but once it enters with the help of antibodies, you may be able to neutralize its toxic or venomous effect. That is the purpose. एक प्रश्न और भेजा है यहाँ पर कमल बाबू जी ने कि हाय सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द कोविड-19 एंड ओमिक्रॉन वायरस? देखिए, ओमिक्रॉन इज ए वेरिएंट ऑफ कोविड-19. कोविड-19 का नाम इसलिए दिया गया था, इसको सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर किया था ऑन 11 जनवरी 2020, और इसका नाम दिया था एन कोरोना वायरस और नोवल कोरोना वायरस.
सब्सिक्वेंटली WHO ने इसको रीनेम कर दिया था क्योंकि ये 2019 में डिस्कवर हुआ। ये कोरोना वायरस था तो इसका नाम रखा था कोरोना वायरस इन 2019 और कोविड-19। तो जैसे जैसे ये डिजीज डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होता रहा बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेवल, इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, इसने म्यूटेट करना शुरू किया और डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वायरस इज ए कोरोना वायरस विच हैज म्यूटेटेड सो मच दैट इट इज बिकम हाईली ट्रांसमिसिबल। ये अलग वायरस नहीं है, ये उसी के जैसे कहते हैं आपके बच्चे हुए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो ये वेरिएंट्स हैं कोरोना कोविड-19 के, जिन्होंने अपनी रंग, अपनी शक्ल, अपने फॉर्म को चेंज कर दिया है सो दैट दे आल्सो वांट टू सर्वाइव। हम वैक्सीन बनाते हैं, हम दवाइयां बनाते हैं, हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, वायरस अपना खेल खेल रहा है, वो म्यूटेट करता रहता है, अपनी शक्ल चेंज कर रहता है कि आपका डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ ना सके, आपका डिफेंस सिस्टम आपको चौकीदारी उसको ना पकड़ सके। दैट इज द डिफरेंस। डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर आरती सिन्हा जी ने बात लिखी है अपनी तरफ से कि रिगार्ड फॉर द क्लैरिटी सर, इज ऑक्सीजन परसेंटेज फॉल अ क्लियर कट सिग्नल फॉर अ कोरोना वायरस एंड व्हाट इज द सेफ रेंज ऑफ पल्स रेट? देखिए, जहाँ ऑक्सीजनेशन स्टेटस इज इन्फॉर्म टू यू बाय द पल्स ऑक्सीमीटर। Anything above 93 or 94, you can stay at home. You can use oxygen. But anything less than 93, you have no business to be staying at home. You need doctor's advice. इसका मतलब ये है कि आपके लंग में इतना कंजेशन है, इतना इन्फेक्ट है कि अच्छी तरह ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं रही। तो you need something, some sort of a care which cannot be provided at the domiciliary level, and hence you need attention of a doctor. So बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपका ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वायरस काफी तादाद में अंदर डीप एल्वियोलाई में चला गया है, जिसने सिग्निफिकेंट डैमेज शुरू किया है, इधर बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ सीवियर इन्फ्लेमेशन, कि आपको यू नीड oxygenation in the hospital. You may require higher types of respiratory support. You may require different drugs to take care of the infection or inflammation. That should be left to the treating unit in the hospital. So that is a good clue that you should rush immediately if your saturation of oxygen falls below 93. जी, डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी जो बूस्टर को लेकर के और कुछ क्लैरिटी अगर आप देना चाहें, क्योंकि सब लोगों के मन में ये बात है कि बूस्टर हमें भी लगना चाहिए और हमें भी लगना चाहिए। जैसा आपने एक खास तौर पे बात बोली कि 9 मंथ्स के बाद में जब दूसरा डोज आपको लग चुका है, तो उसके बाद में भी 9 मंथ्स के बाद में लगना चाहिए। तो ऐसे में जिनको शुरुआत में फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा भी जिन लोगों को 2 डोज लग चुके हैं, तो और 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या उनको भी सरकार की तरफ से जल्द ही बूस्टर डोज मिलने वाला है? ऐसा भी कुछ सरकार ने अभी तक कहा है कुछ क्या? देखिए, जैसे मैंने बताया, बूस्टर का इम्प्लीकेशन ये नहीं है कि इट गिव्स यू 100% प्रोटेक्शन। अगर 100% प्रोटेक्शन होता तो हर एलिजिबल अडल्ट को लगता। इट इज ओनली मेकिंग एन अटेम्प्ट टू जैक अप योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए वायरस विच इज ट्राइंग टू म्यूटेट। आपको टी सेल की भी इम्यूनिटी है पुराने वैक्सीनेशन से। ये मत सोचो कि पुरानी वैक्सीनेशन बिल्कुल बेअसर हो गई 9 महीने के बाद एंड यू स्टार्ट ए फ्रेश, you start with a clean slate. That is not the issue. You still have underlying significant immunity which will take care of the incoming tedious virus, which will try to protect you. This will be an added on effort because of the limited supply of the vaccine, because of the logistics of giving boosters all across the board in a huge big country like India. So government has staggered the use of boosters, initially for the frontline workers, then over the 60 years and those with comorbidities, then less than 60 years with comorbidities, and finally once these groups have been taken care of, then it will certainly be opened up for anybody with comorbidities. Otherwise, an immunocompetent normal person does not even require a booster if you have enough antibodies in the blood. डॉक्टर साहब, अभी एक और जो स्टडी चल रही है, खास तौर पे कहा जा रहा है कि बूस्टर के अंदर भी जो है अलग अलग वैक्सीन्स को जो है इकट्ठा करके
उनको कंबाइंड एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वो क्या स्टडी है और क्या इसी तरह से होने वाला है कि जो बूस्टर डोज लगेगा वो अलग-अलग 2 या 3 वैक्सीन्स को मिला करके बूस्टर डोज दिया जाने वाला है? देखिए, हाँ, राघव जी, बड़ा अच्छी डिबेट हर टीवी चैनल पे यही होती है कि बूस्टर डोज सेम वैक्सीनेशन से होनी चाहिए या डिफरेंट ब्रांड होना चाहिए, mRNA वैक्सीन हो या कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। आंसर इज दिस इज कॉल्ड मिक्स एंड मैच पॉलिसी। अगर आइडियल वर्ड में देखोगे तो कोई रीजन नहीं है मिक्स एंड मैच करने का, ऐसा कभी नहीं होता। आपने जो वैक्सीन दी है, आइडियली शुड गिव ए similar dose of the similar type of vaccine later on, but because of the difference in the availability of different vaccines, जैसे देखिए हिंदुस्तान में अभी तक 149 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें से 90% कोविशील्ड है, 10% कोवैक्सीन है। और हर कोविशील्ड वाले को दोबारा कोविशील्ड लगानी हो या बूस्टर लगाना हो तो इतनी तो कोविशील्ड है ही नहीं। कोवैक्सीन हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए वी आर फोर्स टू गो इन फॉर मिक्स एंड मैच। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएस में और यूके में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए कि जिनको पहले जिनको पहले mRNA वैक्सीन दी, उसको बाद में कोविशील्ड वैक्सीन मिली, या जिनको पहले एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड वैक्सीन थी जो कि यूके में थी, उनको बाद में mRNA दी। तो ये दिखाया कि मिक्स एंड मैच करने में भी, विच वाज नॉट बाय चॉइस बट इट वाज बाय फोर्स और सर्कमस्टेंसेस, तो उसमें ये देखा गया कि मिक्स एंड मैच करने से भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इफ यू आर फोर्स टू डू इट, सो इट गिव्स यू गुड रिजल्ट्स, बट इन जनरल मोस्ट ऑफ अस वुड स्टिल प्रेफर कि वही वैक्सीन दी जाए जो पहले दी गई। जी डॉक्टर साहब, आखिर में चलने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि हम कितना अपने आप को अभी सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो देखा जाए तो हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही जो है, जैसे आपने खुद बोला कि दुगनी तेजी से ये अभी फैलता चला जा रहा है। तो आप बार बार एक ही बात पर सबसे ज्यादा, या यूं कहे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और सभी जो जितने भी इसके ज्ञात हैं, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बार-बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें और उस पे पूरा काम करना चाहिए कि हम मास्क लगाएँ और साथ-साथ में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएँ। तो ये जो सब चीज़ें हैं, करने के बाद में हम लोग अपने आप को, क्योंकि दिल्ली में जैसे कल से जो है वीकेंड कर्फ्यू भी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको लगता है कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू से हम ओमिक्रॉन जैसे वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए राघव जी, इतना हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है, द लीस्ट वी कैन डू इज द वीकेंड कर्फ्यू। देखिए, अगर आप सैटरडे संडे आप बंद कर देते हैं, कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं, देयर विल बी लीस्ट मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स एज वेल एज द पीपल। So since the disease is transmitted by human beings alone, restriction of the movement is an extremely important step. Other option was to do a complete lockdown. आपने पिछली बार देखा जब complete lockdown हुआ, so that leads to huge economic devastation. That leads to so much of the emotional scarring and trauma that people have still not come out of it. So I think it is a good intermediary step. We should commend. We should have, I think, full marks for the Delhi government for suggesting this. So this is an intermediate step between a complete, brutal, harsh lockdown all across the week versus a weekend lockdown. So this way you get more prepared so that your transmission cycle gets interrupted, your workload on the health system that tends to get toned down, and maybe you are better prepared to see lesser number of incoming patients to the hospital. Because if everybody travels, everybody is exposed, so even if there is a small number of the people who are infected, if more than 1 lakh are getting infected, say, let's say in Delhi, if about 20,000 are getting infected, of which even 5% become sick, so that is a huge number of load for the hospitalization. Nowhere in the world, if you have that much of the number, will the hospital supply or the infrastructure ever be sufficient to take care of this load? So this is a welcome step. I think we should use it judiciously. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आखिरी क्वेश्चन आरती सिन्हा जी ने पूछा है, डू हैज़ लॉन्च्ड ज़ीरो ग्लूकोज सर, कैन यू गिव सम लाइट सर? I think there was a study published from Shri Ramdev ji's group and Reddy's laboratory, which had good theoretical basis that whenever there is a multiplication of the virus,
So if you give an alternative of glucose, maybe the virus will pick up this abnormal glucose variant and will not multiply. But somehow it has not borne the result. We have not seen the light of the day. There hasn't been any regular randomized trials, and we are not sure about its efficacy. And hence, it is no more being used as a part of therapy for coronavirus infection. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आपकी तरफ से, और बहुत सारी जानकारियां हमें मिली हैं और बहुत क्लैरिटी हमें आ गई है कि किस तरह से हमें बूस्टर डोज को लेकर के कब, कैसे और किस तरह से सरकार हमें देने वाली है, या किसको बूस्टर डोज लेना चाहिए और किनको इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम दर्शकों का, जिन्होंने बहुत Thank you. वैल्यूएबल क्वेश्चन अपनी तरफ से किए, और मुझे लगता है कि उनको काफी सारी क्लैरिटी आ गई होगी। इसी तरह के सेशंस हम आगे और भी आपके साथ में करते रहें। तो हमारे सभी दर्शकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इंतजार कीजिए हमारे नए सेशन को लेकर के। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल अरोड़ा, बहुत बहुत Thank शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार।